हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आप सब लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं 9th क्लास इंग्लिश की सारी पोएम्स, वो भी एक साथ में। यहाँ पे 3 पोएम्स हम लोग पढ़ने वाले हैं जो हमारे सेकंड टर्म में आने वाली है। पहली पोएम है नो मैन आर फॉरेन, दूसरी है ऑन किलिंग ए ट्री और तीसरी है द स्नेक ट्राइंग। इस वीडियो के अंदर इन तीनों पोएम को एक साथ में पढ़ेंगे और इनसे इम्पोर्टेंट जुड़े हुए जो पोएटिक डिवाइसेस हैं उनको भी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो चलो करते हैं इस शानदार वीडियो की शुरुआत। नो मैन आर फॉरेन, ये पोएम जो है जेम्स किरकप के द्वारा रचित की गई है। सबसे पहले कवि यहाँ कह रहा है, रिमेंबर नो मैन आर स्ट्रेंज, नो कंट्रीज फॉरेन, beneath all uniforms a single body breathes like ours. The land our brothers walk upon is earth like this in which we all shall lie. कवि यहाँ कहना चाह रहा है, याद रखो कोई भी व्यक्ति है वो हमारे लिए अजनबी नहीं है। नो कंट्रीज फॉरेन, और कोई भी देश है वो हमारे लिए विदेश या पराया नहीं है। Beneath all uniforms a single body breathes, चाहे हम लोग किसी भी प्रकार के कपड़े पहनते हैं। अब मैं मानता हूं कि हम सब लोग अलग अलग प्रकार की वेशभूषा पहनते हैं, पर हमारे कपड़ों के नीचे सब लोगों का शरीर जो है वो बिल्कुल एक समान होता है। द लैंड और ब्रदर्स वॉक अपॉन इज अर्थ लाइक दिस, और प्रत्येक देश के जितने भी निवासी हैं वो जिस धरती पे रहते हैं वो भी हमारी तरह की ही धरती है। इन विच वी ऑल शैल लाई, और जिसमें हमें एक दिन मिल जाना है। तो यहाँ पे कवि ये कहना चाह रहा है, दुनिया का कोई भी आदमी हमारे लिए अजनबी नहीं है, दुनिया का कोई भी देश हमारे लिए पराया नहीं है। सभी लोग कपड़े पहनते हैं, हो सकता है वो कपड़े अलग अलग हो, परंतु सभी लोगों का शरीर जो है वो बिल्कुल एक जैसा है। और हम जैसे पृथ्वी पे रहते हैं, दुनिया के बाकी लोग भी इसी पृथ्वी पे रहते हैं, और उन्हें भी मरने के बाद में इसी पृथ्वी के अंदर चले जाना है। They threw away of sun and air and water, are fed by peaceful harvests, by war's long winter starved. Their hands are ours, and in their lines we read, a labor not different from our own. वे भी हमारी तरह सूर्य, हवा और पानी से परिचित हैं। इन तीनों के बिना उनका काम भी नहीं चल सकता। दुनिया का कोई भी मनुष्य इनके बिना नहीं रह सकता। आर फेड बाई पीसफुल हार्वेस्ट, शांति से किसान लोग फसल उगाते हैं, उसी कारण से वो लोग भी उस फसल को, उससे अनाज प्राप्त करके जिंदा रह पाते हैं। बाई वॉर्स लॉन्ग विंटर स्टार, और जब वॉर का जो समय होता है, युद्ध का समय होता है, या सर्दियों का समय होता है, या मुश्किलों का समय होता है, तो उन्हें भी हमारी तरह भूखे रहना पड़ता है। देयर हैंड्स आर ours, उनके हाथ है वो भी बिल्कुल हमारी तरह है। जिस तरह से हम हाथों का काम में लेते हैं वैसे ही वो लेते हैं, वो भी हमारी तरह ही काम करते हैं। एंड इन देयर लाइन्स वी रीड, और उनकी लाइंस को हम पढ़ते हैं, हमारी लाइंस को वो पढ़ते हैं। या कभी कहना चाहता है, वो जो भी रचना करते हैं उन्हें हम पढ़ते हैं, और हमारी रचनाओं को वो लोग भी पढ़ते हैं। A labor not different from our own, और हम जिस तरह से मेहनत करते हैं अपने शरीर से, अपने हाथों से, उसी प्रकार से वो लोग भी अपने शरीर और हाथों से मेहनत करते हैं। तो कवि इस स्टेंजा में कहना चाह रहा है, कोई भी व्यक्ति बिना सूर्य, हवा और पानी के जिंदा नहीं रह सकता। कोई भी व्यक्ति अनाज के बिना जिंदा नहीं रह सकता, और समस्याओं के समय में जैसा हमारे साथ में होता है वैसा ही उनके साथ भी होता है। वो बिल्कुल हमारी तरह हैं और हम बिल्कुल उनकी तरह हैं। हम उनके साहित्य को पढ़ते हैं, वो हमारे साहित्य को पढ़ते हैं। Remember they have eyes like ours that wake or sleep, and strength that can be won by love. In every land is common life that all can recognize and understand. याद रखो उनकी आंखें भी हमारी तरह है, हम जैसे देखते हैं वो भी वैसे ही देखते हैं। That wake or sleep, और हम जब जागते हैं, सोते हैं, तो हमारी आंखों का जिस तरह से मूवमेंट होता है वैसे ही उनके साथ में होता है। एंड स्ट्रेंथ दैट कैन बी वोन बाय लव, और उनमें भी वो ताकत है जिसे प्यार से जीता जा सकता है।
जैसे दुनिया में किसी भी ताकतवर इंसान को प्रेम से जीता जा सकता है, वैसे ही उन्हें भी हम प्रेम से जीत सकते हैं। इन एवरी लैंड इज कॉमन लाइफ, और प्रत्येक धरती पे एक ही प्रकार का सामान्य जीवन होता है जिसे हम लोग रिकॉग्नाइज करते हैं, पहचानते हैं एंड अंडरस्टैंड, समझ सकते हैं। तो यहाँ कवि कहना चाह रहा है उनकी शारीरिक बनावट जो है वो बिल्कुल हमारी तरह से है, उनकी ताकत और भावनाएं हमारी तरह है, उनको भी प्यार से कोई भी जीत सकता है, और हर जगह इस धरती पर सभी लोग एक ही तरह से जाने, पहचाने और समझे जाते हैं। Let us remember whenever we are told to hate our brothers, it is ourselves that we shall dispose, betray, condemn. Remember, we who take arms against each other. ये बात हमें हमेशा ध्यान रखनी होगी जब भी हमें बताया जाता है कि अपने भाइयों से नफरत करना है, तो ये केवल हम ही होते हैं जो हमारी भावनाओं का विरोध करते हैं, बिट्रे हमारे साथ में धोखा करते हैं, कंडेम हमारी आलोचना करते हैं। इसका मतलब हम सामने वाले की बुराई और आलोचना और उसके खिलाफ नफरत नहीं कर रहे, ये सारी चीजें हम अपने खिलाफ करते हैं। रिमेम्बर, we who take arms against each other, और हम ही वो लोग हैं जो एक दूसरे की तरफ हथियार उठाते हैं, और इसी कारण से एक भाई दूसरे भाई का दुश्मन बन जाता है। तो हमारे अंदर जितने भी भेदभाव हैं उनका कारण भी हम ही हैं, इसलिए हमें किसी से नफरत नहीं करनी चाहिए। दूसरों से नफरत करने का मतलब है अपने आप से नफरत करना, क्योंकि सारे लोग एक जैसे ही हैं। It is the human earth that we defile. Our hands of fire and dust outrage the innocence of air that is everywhere our own. Remember, no man are foreign and no country is strange. इसलिए हम जब भी इस तरह की भावना रखते हैं, जब भी किसी के साथ में गलत व्यवहार करते हैं, तो हमारे मानवीय जो अर्थ है, हम सब लोगों को मानव की एक ही अर्थ है, एक ही पृथ्वी है, इसको हम डिफाइल करते हैं, इसे हम खराब करते हैं, प्रदूषित करते हैं, इसका माहौल हम बिगाड़ते हैं। Our hells of fire and dust outrage the innocence. हमारी जो ये नफरत की भावनाएं हैं और ये हमारा जो क्रोध है, ये सारे जो दुर्गुण हैं, ये हमारे कुछ जो भाई हैं, कुछ साथी हैं जो निर्दोष हैं, उनको नुकसान पहुंचाती है। Of air that is everywhere our own. और इससे क्या होता है कि चारों तरफ जो शांति और प्रेम का माहौल है, इसको ये सब चीजें खराब करती है। रिमेम्बर, नो मैन आर फॉरेन एंड नो कंट्री स्ट्रेंज। इसलिए याद रखो, कोई भी देश है वो विदेश नहीं है, और कोई भी कंट्री है वो हमारे से पराया या अजनबी नहीं है। तो अंतिम पंक्तियों में यही कह रहा है कवि कि अगर हम कुछ भी बुरा कर्म करते हैं तो हम हमारी पृथ्वी को नुकसान पहुंचा रहे हैं, जो हम सबकी है, और हमारे मन की ये जो दुर्भावनाएं हैं, इससे हम पवित्र और निर्दोष लोगों को नुकसान पहुंचा रहे हैं जो बिल्कुल हमारी तरह ही हैं। इसलिए हमें किसी भी व्यक्ति को और किसी भी देश को अजनबी या पराया नहीं मानना चाहिए। सब हमारे जैसे हैं और सब हमारे ही भाई हैं। ऑन किलिंग ए ट्री, और इसके पोइट है जी पटेल। ये एक बहुत ही शानदार पोएम है। इस पोएम में पोइट ने कहा है कि किस तरह से हम एक ट्री को पूरी तरह से किल कर सकते हैं या मार सकते हैं। वास्तव में ये एक सिंबॉलिक पोएम है जिसके अंदर कवि ये कहना चाहता है कि हम जब भी किसी काम को अपने हाथ में लेते हैं तो उस काम को उस समय तक नहीं छोड़ना चाहिए जब तक वो काम पूरा नहीं हो जाता है। और इसको कवि ने बताया है एक ट्री को मारने के सेंस में, कि एक पेड़ को जो मारने का जो काम होता है, उसको किल करने का जो काम होता है, वो एक बहुत ही लंबा प्रोसेस होता है, और जब तक वो पूरी तरह खत्म नहीं हो जाए तब तक ये पेड़ पूरी तरह से मरता नहीं है। इट टेक्स मच टाइम टू किल ए ट्री, नॉट अ सिंपल jab of the knife will do it. It has grown slowly, consuming the earth, rising out of it, feeding upon its crust, absorbing years of sunlight, air, water, and out of its leprous hide, sprouting leaves. It takes much time to kill a tree. पोइट यहाँ पे कह रहा है कि एक पेड़ को किल करने में बहुत अधिक टाइम लगता है। नॉट अ सिंपल जेब ऑफ द नाइफ। नाइफ आप जानते हैं, जेब का मतलब होता है किसी चीज को
बहुत ताकत के साथ में प्रहार करना, कि किसी नाइफ के जबरदस्त प्रहार जो होता है उसके कारण से आप एक पेड़ को नहीं किल कर पाओगे। इट हैज ग्रोन स्लोली कंज्यूमिंग द अर्थ राइजिंग आउट ऑफ इट। और ये जो पेड़ है वो धीरे 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 ग्रो हुआ है और उसने अर्थ को धीरे धीरे कंज्यूम किया है। कंज्यूम का मतलब है उसने अर्थ से बहुत सारे रिसोर्सेज लिए हैं, राइजिंग आउट ऑफ इट, और वो धीरे धीरे पृथ्वी से बाहर निकला है। फीडिंग अपॉन इट्स क्रस्ट, और उसने अर्थ का जो क्रस्ट है, जो अर्थ की जो सोइल की जो टॉप लेयर होती है उसे क्रस्ट कहते हैं, उससे उसने बहुत सारे न्यूट्रिशंस वगैरह लिए हैं और उसी का कारण से वो फीड करते हुए बढ़ता ही चला गया है। एब्जॉर्बिंग ईयर्स ऑफ सनलाइट, और कई सालों तक उसने सनलाइट को एब्जॉर्ब किया है, उससे भी उसे पावर मिली है। एयर वाटर, और एयर और वाटर को भी उसने एब्जॉर्ब किया है और उनसे भी पावर ली है। एंड आउट ऑफ इट्स लेप्रियस हाइड स्प्राउटिंग लीव्स, यहाँ पे लेप्रियस हाइड का मतलब है पेड़ की जो अलग ही प्रकार की जो बिना कलर वाली जो बार्क होती है, जो स्किन होती है आउटर लेयर वाली, उसे यहाँ पे लेप्रियस हाइड कहा गया है। और उसी के साथ साथ में स्प्राउटिंग लीव्स, स्प्राउटिंग का मतलब होती है नई अंकुरित होती हुई लीव्स। इसकी जो बार्क होती है उसके अंदर से छोटी छोटी लीव जब वो स्प्राउट करती है वो बार बार निकलती रहती है। इस फर्स्ट स्टेंजा में पोएटिक डिवाइस मेटाफर का यूज किया गया है। मेटाफर में क्या किया जाता है, दो चीजों को कंपेयर किया जाता है। तो यहाँ पे क्या किया गया है, लेप्रियस हाइड जो है उसमें मेटाफर का प्रयोग किया गया है। हाइड का मतलब होता है स्किन, और लेप्रियस का जैसे कि मैंने आपको बताया है अजीब से कलर वाली, बिना कलर वाली, जो डार्क ब्राउन कलर वाली जो होती है स्किन। तो यहाँ पे ये स्किन जो है वो यूजुअली मनुष्य की होती है, तो यहाँ पे ये मेटाफर का यूज हो गया है। सो हैक एंड चॉप बट दिस अलोन वोंट डू इट, नॉट सो मच पेन विल डू इट, द ब्लीडिंग बार्क विल हील एंड फ्रॉम क्लोज टू द ग्राउंड will rise curled green twigs, miniature buds, which if unchecked will expand again to former size। इसलिए यहाँ पे पोइट कह रहा है सो हेक एंड चॉप। हेक एंड चॉप का मतलब होता है, हेक का मतलब है बहुत तेजी से उस पर प्रहार करना, चॉप का मतलब है टुकड़ों में काट देना। तो इस पे तेजी से प्रहार कीजिए और इसे टुकड़ों में काट दीजिए। बट दिस अलोन वोंट डू इट, लेकिन केवल हैक और चॉप करने से ही ये काम पूरा नहीं होगा। नॉट सो मच पेन विल डू इट, और इससे इसे बहुत अधिक दर्द भी नहीं होने वाला है। द ब्लीडिंग बार्क विल हील एंड फ्रॉम क्लोज टू द ग्राउंड विल राइज कर्ल्ड ग्रीन ट्विग्स। ब्लीडिंग बार्क, ये जो इसकी स्किन है, ये जो बार्क है और उसमें जो ब्लीडिंग हो रही है, जो लिक्विड सा आपको निकलता हुआ दिखाई दे रहा है, वो धीरे धीरे हील हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। और ग्राउंड के पास से जहां से आपने इसको काटा है ये फिर से क्या करेगा, राइज हो जाएगा, उदय हो जाएगा। ग्रीन ट्विग्स, और छोटी छोटी ग्रीन ग्रीन ब्रांचेज जो है वो यहाँ पे स्प्राउट कर जाएंगे। मिनिएचर बग्स, मिनिएचर छोटी छोटी जो बग्स है वो यहाँ पे निकल जाएगी। विच इफ अनचेक्ड विल एक्सपेंड अगेन टू फॉर्मर साइज, और अगर उन्हें चेक नहीं किया गया तो दोबारा वो जो पेड़ है वो उतना ही बड़ा वापस बड़ा हो जाएगा। इसलिए यहाँ पे कवि ये बताना चाह रहा है कि पेड़ को किल करना कोई आसान काम नहीं है। इस स्टेंजा के अंदर अलिट्रेशन का यूज किया गया है। अलिट्रेशन होता है जब हम इनिशियल कॉन्सोनेंट साउंड्स को रिपीट करते हैं एक ही लाइन में, जैसा कि आप देख सकते हैं फोर्थ लाइन में ब्लीडिंग बार्क, इसमें अलिट्रेशन है। नो, द रूट इज टू बी पुल्ड out of the anchoring earth, it is to be robbed and tied and pulled out, snapped out or pulled out entirely out from the earth cave, and the strength of the tree exposed, the source white and weight, the most sensitive hidden for years inside the earth। यहाँ पे पोइट जो है वो कह रहा है नहीं, इसकी जो रूट है उसको पुल आउट करना पड़ेगा, हमें इसकी जड़ को बाहर निकालना पड़ेगा। आउट ऑफ द एंकरिंग अर्थ, एंकरिंग का मतलब होता है जिस तरह से शिप के अंदर जब शिप को रोकना होता है तो एंकर्स डाले जाते हैं उसे रोकने के लिए, और बहुत बड़ा जो शिप होता है वो
कहीं भी रुक जाता है, उसी प्रकार से ये जो पेड़ है उसकी जो रूट्स हैं वो अर्थ के अंदर अपनी एंकर्स को जकड़ लेती है, अपनी पकड़ को बहुत ज्यादा मजबूत बना लेती है। इट इज टू बी रॉप्ड, टाइड एंड पुल्ड आउट। तो क्या करना होगा, इसे रोप से बांधना होगा और फिर इसको पुल आउट करना होगा, स्नैप्ड आउट। और उसी के साथ साथ में क्या करना होगा, इसे पूरी तरह स्नैप आउट करना होगा, मतलब काटना पड़ेगा। और पुल्ड आउट एंटायरली, और पूरा पूरा इसे बाहर निकालना पड़ेगा। कहां से, आउट फ्रॉम द अर्थ केव। अर्थ के अंदर इस पेड़ ने जो केव जैसा स्ट्रक्चर अपना लिया है, उस स्ट्रक्चर में से इसे पूरी तरह से निकालना पड़ेगा। एंड द स्ट्रेंथ ऑफ द ट्री एक्सपोज, और उसके बाद में क्या होगा, इस ट्री की जो स्ट्रेंथ है वो एक्सपोज हो जाएगी, वो हमारे सामने आ जाएगी। द सोर्स वाइट एंड वेट, द मोस्ट सेंसिटिव हिडन फॉर ईयर्स इनसाइड द अर्थ, और इसकी जो पावर है वो हमें दिखाई देगी, जो कि वाइट है और वेट है, वेट यानी नमी से भरी हुई है। द मोस्ट सेंसिटिव, सबसे इसका जो सेंसिटिव पार्ट है, जो कि बरसों तक हिडन रहा, छिपा हुआ रहा, फॉर ईयर्स इनसाइड द अर्थ, और वो कई वर्षों तक जमीन के अंदर ही छिपा हुआ रहा था। यहाँ पे जो पोइट है वो इसकी रूट्स के बारे में बात कर रहा है कि पेड़ की जो रूट्स है उनको पूरी तरह से हमें बाहर निकालना पड़ेगा, तभी इस प्रोसेस में हम लोग सफल हो पाएंगे। यहाँ पर एंकरिंग अर्थ जो है उसमें मेटाफर का यूज किया गया है। देन द मैटर ऑफ स्corching एंड choking इन सन एंड एयर, ब्राउनिंग, हार्डनिंग, ट्विस्टिंग, विदरिंग, एंड देन इट इज डन। और उसके बाद में क्या होता है, इतना ही काम रहेगा कि उसको स्corching करना पड़ेगा। स्corching का मतलब धूप में उस जड़ को सुखाना पड़ेगा। एंड choking, choking का मतलब एक्चुअली होता है गला घोटना, कि मतलब धूप में जब ये जड़ अलग होके पड़ जाएगी तो उसका गला अपने आप घुट जाएगा। इन सन एंड एयर, उसे सन और एयर में काफी समय तक के लिए रखना पड़ेगा। फिर वो ब्राउनिंग, ब्राउनिंग का मतलब धीरे धीरे उसका कलर ब्राउन हो जाएगा। हार्डनिंग, वो बहुत ज्यादा हार्ड हो जाएगी। ट्विस्टिंग, वो मुड़ जाएगी। विदरिंग, विदरिंग का मतलब बहुत ज्यादा धीरे धीरे गलने लगेगी, सूखने लगेगी। देन इट इज डन, तब ये काम जो है पूरा हो जाएगा। तो यहाँ पे पॉइंट जो कह रहा है कि किसी भी पेड़ को किल करना बहुत आसान काम नहीं है, उसमें बहुत सारे स्टेप्स हैं, उनसे हमें गुजरना होता है और उसके बाद में ही इस पेड़ को हम लोग किल कर सकते हैं। वास्तव में पॉइंट ये कहना चाह रहा है कि किसी भी काम को जब आप हाथ में लेते हैं तो उसमें बहुत सारे स्टेप्स होते हैं, उन्हें हमें पार करना होता है, और सारे स्टेप्स को जब तक हम पार नहीं करेंगे तब तक वो काम कंप्लीट नहीं हो पाता है। इसलिए जब भी आप किसी काम को हाथ में ले तो उसे तब तक नहीं छोड़ें जब तक कि वो पूरा नहीं हो पाता है। द स्नेक ट्राइंग, ये जो पोम है वो WWE रोस के द्वारा रचित की गई है। द स्नेक ट्राइंग टू एस्केप द परस्यूइंग स्टिक with sudden curvings of thin, long body. How beautiful and graceful are his shapes. दोस्तों, जब भी हम किसी स्नेक को देखते हैं तो हमारे मन में एक प्रकार का डर होता है, क्योंकि स्नेक जो होते हैं वो बहुत ही पॉइजनस होते हैं और वो हमें नुकसान पहुंचा सकते हैं। और इसे देखते ही हर एक इंसान को डर अवश्य लगता है, परंतु यहाँ पे स्थिति बिल्कुल उल्टी है। यहाँ पे जिस स्नेक की हम लोग बात कर रहे हैं वो खुद बेचारा पीड़ित है, विक्टिम है, और वो खुद डरा हुआ है और वो खुद बच बचा के एक स्थान से दूसरी जगह भाग रहा है। तो चलिए देखते हैं पहले स्टेंजा में क्या बताया गया है। स्नेक ट्राइंग टू एस्केप द परस्यूइंग स्टिक। परसू का मतलब होता है पीछे करने वाला, स्टिक का मतलब होता है लकड़ी। इसका मतलब है एक स्नेक है वो ये ट्राई कर रहा है, वो ये कोशिश कर रहा है अपने आप को एस्केप करने की। एस्केप यानी बचाना, परस्यूइंग स्टिक यानी एक स्टिक है वो उसको पीछा कर रही है। इसका मतलब कोई व्यक्ति है जिसके हाथ में स्टिक है और वो उसका पीछा कर रहा है उसे नुकसान पहुंचाने के लिए। विथ सडन कर्विंग्स ऑफ थिन लॉन्ग बॉडी, और इसकी जो स्नेक की जो बॉडी है वो अजीब भी प्रकार की उसमें कर्विंग है। कर्विंग का यहाँ पे मतलब होता है जो सीधा नहीं हो। हाउ ब्यूटीफुल एंड ग्रेसफुल आर हिज शेप्स। ये जो स्नेक है वो बहुत ही ब्यूटीफुल और ग्रेसफुल हमें दिखाई दे रहा है। यहाँ पे जो स्नेक है उसकी सुंदरता को देख के जो पोएट है वो बहुत ही अधिक प्रभावित हो गया है।
कि स्नेक जो है वो बहुत ही ब्यूटीफुल और ग्रेसफुल दिखाई दे रहा है, और ये कौन व्यक्ति है जो इसे नुकसान पहुंचाने का प्रयास कर रहा है। He glides through the water away from the stroke. Oh, let him go over the water into the reeds to hide without hurt. Small and green, he is harmless even to children. He glides, यहाँ पे glide का मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह तेजी से जाना। वो वाटर के पास से तेजी से चला जाता है। अवे फ्रॉम द स्ट्रोक, अवे का मतलब दूर, स्ट्रोक का मतलब लकड़ी का जो अटैक है, जो प्रहार है, उससे वो बचते हुए यहाँ से दूर चला जाता है। ओ लेट हिम गो ओवर द वाटर, ओ, अब पोइट उससे रिक्वेस्ट कर रहा है उस पर्सन से कि उसे जाने दो ओवर द वाटर, इस पानी के ऊपर से, इनटू द रीड्स टू हाइड विदाउट हर्ट, और कहाँ जाने दो, रीड्स, रीड्स का मतलब है वाटर प्लांट्स जो कि थिक स्टेम के साथ में होते हैं, कि वहां उसे जाने दो, विदाउट हर्ट, बिना किसी चोट को पहुंचाए हुए। स्मॉल एंड ग्रीन ही इज हार्मलेस इवन टू चिल्ड्रन, ये जो स्नेक है ये स्मॉल है और ग्रीन है, और ये छोटे बच्चों के लिए भी हार्मलेस है, उन्हें किसी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचाएगा। तो स्टेंजा में पोइट है वो ये कह रहा है कि इस स्नेक को आप नुकसान मत पहुंचाओ, उसे रीड्स जो है वहां पे उसे जाने दो, और वहां पे वो आसानी से चला जाएगा, उसे किसी प्रकार की चोट आप मत पहुंचाओ। ये जो स्नेक है स्मॉल और ग्रीन है, ये बच्चों के लिए भी नुकसानदायक नहीं है। अलोंग द सैंड ही ले अंटिल ऑब्जर्व्ड एंड चेस्ड अवे एंड नाउ ही वेनिसेस इन द रिपल्स अमंग द ग्रीन स्लिम रिड्स। ये कह रहा है कि सैंड के पास में वो तब तक लेटा रहता है जब तक उसे कोई ऑब्जर्व नहीं करता है या किसी प्रकार से परेशान नहीं करता है। एंड चेस्ड अवे का मतलब होता है पीछा करना, जब तक उसका कोई पीछा नहीं करता है तब तक वो वहां पे आराम से लेटे रहता है। एंड नाउ ही वेनिसेज, और अब वो वेनिश हो चुका है, वेनिश का मतलब गायब हो जाना अचानक से। इन द रिपल्स अमंग द ग्रीन स्लिम रीड्स, रिपल्स का यहाँ पे मतलब है वाटर का जो करंट है उसके अंदर वो हो रहा है। अमंग द ग्रीन स्लिम रीड्स, फिर से ये स्लिम का मतलब दुबली पतली, रीड्स का मतलब वाटर पे जो प्लांट्स होते हैं, जो दुबले पत्ते जो प्लांट्स होते हैं वाटर वाले, उनको हमें यहाँ पे रीड्स कहा गया है। तो यहाँ पे पोइट जो है वो उस पर्सन से रिक्वेस्ट कर रहा है कि आप उसे बिना किसी नुकसान को पहुंचाए हुए आसानी से जाने दीजिए। यहाँ पे अगर हम लोग पोइटिक डिवाइसेस की बात करें तो इस पोइम में किसी भी राइम स्कीम को फॉलो नहीं किया गया है, ये एक फ्री वर्स है, और यहाँ पे एक पोइटिक डिवाइस जो होती है इमेजरी, उसका प्रयोग किया गया है। इमेजरी में क्या होता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट को फिगरेटिव लैंग्वेज के द्वारा काफी अट्रैक्टिव बताने का या उसकी फिजिकलनेस को बताने का प्रयास किया जाता है। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ ये पोएम आपको अच्छी लगी होगी। इसी क्लास के और वीडियोस देखने के लिए प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।